हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू स्मार्ट वे। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड का अपना फिफ्थ पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में। इससे पहले 4 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं टीचिंग मेथड्स को, जिनमें हमने सबसे पहले टीसीजी पढ़ा था, उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया था। थर्ड पार्ट में हमने बाइलिंगुअल मेथड और डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड को डिस्कस किया था। एंड अपने फोर्थ पार्ट में हमने डिस्कस किया था ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर अप्रोच। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारी कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो। तो आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर अप्रोच के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी, और इसकी जो ओवरव्यू हम लेंगे कि ये इसके बारे में, यानी कि हम इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले, तो उसके बारे में हम इसके बाद फिर डेप्थ में इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मेथड, कि ये जो स्ट्रक्चर अप्रोच है ये डायरेक्ट मेथड की मॉडिफाइड फॉर्म है। यानी कि जो हमारी जो स्ट्रक्चर अप्रोच है, इसे जब हमने डेवलप किया तो हमने इसको जो डायरेक्ट मेथड के जो ड्रॉबैक थे, जो कमियां थी, उनको इम्प्रूव करके इसमें इस जो स्ट्रक्चर अप्रोच है इसे दिया है। यानी कि जैसे हमारे कि डायरेक्ट मेथड में होता था कि हम डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश को इंग्लिश के थ्रू पढ़ाते थे, और हम ऐसा कोशिश करते थे कि जो हम इंग्लिश सीखे वो नेटिव स्पीकर लाइक सीखे, यानी कि जो वहाँ के इंग्लैंड के लोग हैं उनकी तरह ही इंग्लिश बोलना सीखे। बट उस बात को, यानी कि उस कमी को इम्प्रूव करके हमने स्ट्रक्चरल मेथड में कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं कि उन स्ट्रक्चर को सीखने के बाद हम डेली लाइफ कन्वर्जेशन सीख जाते हैं, और हमें पूरी, यानी कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि कम टाइम में हम अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज़ द यूनिट ऑफ टीचिंग, कि इसमें यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में एक स्ट्रक्चर होता है, वो ही टीचिंग का एक यूनिट होता है। यानी कि एक दिन में कोई भी एक यूनिट ले ली जाती है कि आज हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे, और उस जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, वो सारे उसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड दिए जाते हैं, ताकि बच्चे आराम से उस स्ट्रक्चर को समझ जाएं और उसे माइंड कर ले, और अपने डेली लाइफ कन्वर्जेशन में उसे यूज कर सके, और जहाँ जहाँ पर भी उन्हें ज़रूरत पड़े उन्हें यूज कर सके। नेक्स्ट है एम्फेसाइज ऑन कमांड ऑन स्ट्रक्चर, कि जो ये मेथड है, यानी कि जो हमारी ऑडियो, यानी कि जो हमारी स्ट्रक्चर अप्रोच है, ये एम्फेसाइज करती है कि हम जो स्ट्रक्चर सीख रहे हैं उस स्ट्रक्चर पर हमारी कमांड हो जाए। यानी कि हम जो भी स्ट्रक्चर सीख रहे हैं उसमें हम माहिर हो जाएं, उसे हम जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सके। यानी कि एक स्ट्रक्चर जो हम सीख रहे हैं उसमें हम मास्टरी कर ले, ये इस बात पर ध्यान देती है। अब हम देखते हैं इसके बारे में नेक्स्ट चीज़ें। तो नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, या अब हम इसके करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें जो पहला करेक्टरिस्टिक है वो है स्ट्रेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज करती है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर करती है। यानी कि जब हमें स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं तो जो हमारा ट्रेनर होता है, जो हमें सिखा रहा होता है, तो वो खुद बोलते हैं और उन्हीं की मिमिक्री भी हम करते हैं, और यानी कि उन्हीं के थ्रू हम स्पीकिंग करते हैं। उन्हीं की यानी कि वो कैसे, हम देखते हैं कि वो कैसे उस स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं और कैसे उससे अपने नए सेंटेंस बना रहे हैं। तो उन्हीं की, यानी कि उन्हीं की मिमिक्री करते हुए, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम सीखते हैं। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इसकी बजाय रीडिंग और राइटिंग पर कम फोकस किया जाता है। बाकी चारों स्किल सिखाए जाते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी चारों सिखाए जाते हैं, लेकिन जो एम्फेसाइज सबसे ज़्यादा होता है वो होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर, ताकि जो भी सीखने वाला है उसे इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाया जा सके। नेक्स्ट है मास्टरी ऑफ 275 स्ट्रक्चर्स एंड 3000 रूट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, कि इसमें हमें जो मेनली जो स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं वो 275 स्ट्रक्चर होते हैं, वो सिखाए जाते हैं कि हमें, यानी कि इस मेथड, यानी इस वाले अप्रोच को जिन्होंने भी दिया है उन्होंने कहा है कि जो ये मेथड है, यानी कि जो ये अप्रोच है, इसके थ्रू
हमें अपने लाइफ में 275 स्ट्रक्चर सीखने होते हैं। इनका कहना है कि जब हम डेली लाइफ कन्वर्जेशन करते हैं और अपने कुछ ऑफिशियल वर्क भी करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 275 जो स्ट्रक्चर्स है वो ही यूज होते हैं और वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। यानी कि इसमें जो कुछ इनके थॉट्स है वो काफ़ी हद तक डॉक्टर वेस्ट के मेथड से मिलते जुलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें काम आए वो सारी चीज़ें ही हमें सीखनी है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हमें यूज करने सीखने हैं, जो हमें काम आते हैं, तो वो 275 ही बहुत है। और ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम डेली लाइफ कन्वर्जेशन में और अपने वर्क में, अपने यानी कि ऑफिशियल वर्क है तो उसमें भी जब हम यूज करते हैं तो 3000 रूट वर्ड्स होते हैं, इन्हीं को हम बार बार यूज करते हैं। तो सीखने के लिए 3000 रूट वर्ड, यानी कि जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, बाथ, टेक, गिव, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये रूट वर्ड्स होते हैं। तो यानी जो डेली के रूटीन लाइफ में जो यूज होते हैं उन वर्ड्स को हम रूट वर्ड कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि सीखने के लिए 3000 रूट वर्ड काफ़ी है और 275 स्ट्रक्चर काफ़ी है। आपको ये नंबर्स याद रखने हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लिए जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर। किसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वर्ड ऑर्डर पर बेस्ड होते हैं, यानी कि पहले इजी फॉर्म में हमें सिखाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसे कॉम्प्लेक्सिटी दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ड ऑर्डर की तो यानी कि सबसे पहले हमारे डेली लाइफ के जो रूटीन के जो वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स सिखाए जाते हैं और उसके बाद में यानी कि जो कम यूज होते हैं यानी जिनका हमें रेयरली यूज करने को मिलता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बाद में सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स है ये वर्ड ऑर्डर पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है द टीचर क्रिएट मीनिंगफुल। यहाँ पे ये मीनिंगफुल आएगा, ये है मीनिंगफुल सिचुएशंस कि जो टीचर है वो एक मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करता है। यानी कि जब हम कोई बात बोलते हैं, अब यानी हमारा जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ पर हमें मीनिंगफुल सिचुएशन मिल जाए। यानी कि अगर मान लो कि हमें एक यानी कि हमें दिखाना है कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में अच्छा कन्वर्जेशन कहाँ हो सकता है, तो वहाँ पर हमें हॉस्पिटल जैसी, यानी कि एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है तो वो मेनली हॉस्पिटल में मिलते हैं, तो हमें हॉस्पिटल जैसी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट करनी होती है। अगर हमें टीचर और स्टूडेंट के जैसा कन्वर्जेशन करना है तब हमें एक स्कूल जैसी मीनिंगफुल सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट करनी होती है। तो यानी कि जिस तरह का हमें कन्वर्जेशन सीखना है तो उस तरह का कन्वर्जेशन सिखाने के लिए, उस तरह के स्ट्रक्चर्स है उन्हें सिखाने के लिए यहाँ पर जो टीचर है वो मीनिंगफुल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। यानी कि इसमें रोल प्ले का भी एक बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है वन स्ट्रक्चर एट वन टाइम पॉलिसी। यानी कि इसका मीनिंग हुआ कि एक टाइम पे एक ही स्ट्रक्चर सिखाई जाती है। यानी कि अगर मान लो हमें एक स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं, जैसे कि अगर हम टेंस पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले टेंस में सिखाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें भी कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अलग होते हैं, नेगेटिव के अलग होते हैं, इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटेरोगेटिव के अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें भी हम मेनली 4 स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो उसमें जैसे कि मान लो कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस सिखा रहे हैं तो उस टाइम पे सिर्फ अफर्मेटिव के ही स्ट्रक्चर्स सिखाए जाएंगे, उसी के एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और उसी को ही डिटेल में समझाया जाएगा, उसी के ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाएगी कि हमें उसी स्ट्रक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके ताकि वो हमें माइंड में परमानेंट हो जाए। तो इसका मीनिंग यही है कि एक स्ट्रक्चर को एक टाइम पे पढ़ाया जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि 2-3 स्ट्रक्चर एक साथ ले लिए और उन्हें पढ़ाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पर वन स्ट्रक्चर एट वन टाइम पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स शुड बी ग्रेडेड। यानी कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ग्रेडेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एकदम पुअर स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि यानी ग्रेडेड का मतलब ये है कि अगर हम इंडिया में कोई स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो वो इतनी ग्रेडेड होनी चाहिए, यानी उसका ग्रेड इस लेवल का होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में हम उस स्ट्रक्चर को यूज कर सके, ताकि अगर हम किसी फॉरेनर से भी यानी स्ट्रेंजर्स लोगों से भी अगर हम बात करें तो उन्हें भी हमारी बात समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि ऐसी बात है कि हम इंडिया के किसी कोने में बोल रहे हैं तो उसी तरह की
स्ट्रक्चर हो और उन्हीं का जो इम्पैक्ट है, उनकी जो यानी कि अब उनकी भाषा का एक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सबका सेम होना चाहिए, तो उनके प्रोनाउंसिएशन पर भी फोकस किया जाता है। तो इसका मीनिंग है कि जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेडेड होने चाहिए, ताकि अगर हम इंडिया में सीख रहे हैं तो अगर हम कोरिया में, जापान में, इंग्लैंड में, यूएसए में कहीं पे भी जाएं, हम उस स्ट्रक्चर को यूज कर सके। पुअर स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं सिखाए जाते। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि स्ट्रक्चर्स ग्रेडेड होने चाहिए और वन स्ट्रक्चर वन टाइम पे सिखाया जाता है, और टीचर्स है वो मीनिंगफुल सिचुएशंस क्रिएट करके स्टूडेंट्स को सिखाता है, यानी लर्नर्स को सिखाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है स्पीच इज एम्फेसाइज्ड। किसमें जो स्पीच है उसको एम्फेसाइज्ड किया जाता है, यानी कि हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है, स्पीकिंग यानी स्पीच का मीनिंग हुआ यहाँ पर कि स्पीकिंग पर है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल हम सेंटेंस बोल सके, उस पर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। यानी कि इसमें हर एक लर्नर पर ध्यान दिया जाता है कि वो इंग्लिश को बोलना सीख जाए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है वो स्पीच प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स। किसमें जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो हमने टीसीजे में देखा था कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो टीचर का होता है, और लर्नर जो होते हैं वो पैसिव लिसनर होते हैं, यानी उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जो टीचर होता है वही उन्हें बार बार हिंदी में ट्रांसलेट कर करके बता रहा होता है। लेकिन इसमें है कि स्ट्रक्चर जो अप्रोच है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्नर्स का, यानी कि जब टीचर्स कुछ सिखाते हैं तब जो लर्नर है वो लिसन करते हैं, एंड उसके बाद उन्हें प्रैक्टिस का पूरा टाइम दिया जाता है और वो स्ट्रक्चर को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि वो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू इंग्लिश सीखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स शुड बी इल्यूस्ट्रेटेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर्स है वो इल्यूस्ट्रेटेड होने चाहिए और डेमोन्स्ट्रेटेड होने चाहिए। जो इल्यूस्ट्रेटेड है इसका मीनिंग होता है कि उदाहरण देकर, यानी एग्जाम्पल्स देकर किसी बात को स्पष्ट करना, यानी कि क्लैरिफाई देना, यानी एकदम क्लियर करके समझाना बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो इसमें है जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने होते हैं, ताकि बच्चे उन्हें अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाए और उन्हें आराम से जल्दी से सीख जाएं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटेड। इसका मीनिंग है प्रदर्शन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, यानी किसी चीज़ को विजुअल व्यू में दिखाना। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो अप्रोच है उसमें जो ऑडियो विजुअल एड्स है उनका भी यूज किया जाता है, और बच्चों को एक अगर मीनिंगफुल सिचुएशन की बात करें तो एक यानी कि किस सिचुएशन में हमें किस सेंटेंस को बोलना है, वैसे ही मीनिंगफुल सिचुएशन बच्चों को दिखाई जाती है। जो वीडियो यानी कि जो विजुअल एड्स है उनके थ्रू वीडियोस दिखाए जाते हैं, और बच्चों को दिखाया जाता है कि इन्होंने इस सिचुएशन में इस स्ट्रक्चर का यूज किया है, इस सेंटेंस को बोला है, तो आपको भी इस तरह की सिचुएशन में ही इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो यानी यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, जितने सफिशिएंट होते हैं यानी सफिशिएंट एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, और जो डेमोन्स्ट्रेटेड है यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन भी यानी प्रदर्शन भी करके दिखाया जाता है, ताकि बच्चे उन्हें आराम से सीख लें। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस, प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टीचेबिलिटी, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर्स जो सिलेक्ट किए जाते हैं, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो ग्रेडेड होने चाहिए। तो हम ग्रेडेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि उन्हें सिलेक्ट करने के लिए हमें देखनी होती है कि यूजफुलनेस क्या है। कि मान लो कि अगर हम कोई स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो हमें उस टाइम वहाँ पे देखना है कि उस स्ट्रक्चर की यूजफुलनेस कहाँ पे है और उस स्ट्रक्चर को कितना ज़्यादा यूज कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास 5 स्ट्रक्चर है और उनमें से देखा जाए तो हम उन 5 में से वो बेस्ट स्ट्रक्चर चुनेंगे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होगी, यानी कि जिस स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन में यूज कर सके वो स्ट्रक्चर चूज की जाएगी। यानी कि ये तो उसका जो बेस हुआ वो हुआ यूजफुलनेस। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्टिविटी, यानी हमें देखना होता है कि एक जो स्ट्रक्चर है उसे हम नए नए तरीके से किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके को यानी उस तरीके को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी ये जो उसका जो बेस होगा वो होगा प्रोडक्टिविटी, यानी कि
एक ही स्ट्रक्चर को हम कितने तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि एक अगर मान लो सिचुएशन है, यानी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर यहीं पर देख ले कि जो मान लो कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो फर्स्ट होता है कि अगर हम उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें उसकी यानी उसकी हेल्प फॉर्म जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है जो डिड है वो यूज नहीं करनी होती, बस सीधे सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हम उसकी सेकंड फॉर्म ले लेते हैं वर्ब की, और उसके बाद हम जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है और उसके अलावा जो अदर चीज़ें होती हैं वो ले लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक मीनिंगफुल बात हुई, यानी कि एक मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हुआ। इसे हम जब भी पास्ट के किसी भी सिचुएशन की बात करेंगे तो उसे वहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके बजाय ये सिखा दें कि कहाँ पर हमें डिड का यूज करना है, यानी कि जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की और नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंस जिनमें हम कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं, तो हम उन पर वहाँ पर डिड का यूज करते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये सिखा दें कि हमें कहाँ कहाँ किस स्ट्रक्चर में डिड का यूज करना है, तो जो डिड वाली स्ट्रक्चर होगी वो ज़्यादा यूजफुल होगी। सो यहाँ पर अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो हम वो सेकंड वाला स्ट्रक्चर सिखाएंगे जहाँ पे बच्चों को डिड का यूज करना होता है, और हम साथ में ये भी बताएंगे कि डिड के साथ में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि सेकंड और थर्ड फॉर्म का। तो यानी कि यहाँ पर अगर जो प्रोडक्टिविटी है इसको बेस मानकर अगर हम इस स्ट्रक्चर चूज करेंगे तब हम सेकंड वाला स्ट्रक्चर चूज करेंगे जिसमें डिड का यूज होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाले एग्जाम्पल समझ में आया है। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, यानी कि जब कोई टीचर होता है वो स्ट्रक्चर सिखा रहा है तो वो ये भी देखता है कि उसे सिंप्लिसिटी कितनी है उस स्ट्रक्चर की, यानी कि नॉर्मल से नॉर्मल जो पर्सन है वो भी कैसे उसे यूज कर सकता है। यानी कि वो स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद सिखाते हैं ताकि बच्चे आराम से उसे सीख सके और अपनी लाइफ में यूज कर सके। कई बार ऐसा होता है कि हम सीख तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन बोलने की जब बात आती है तब हम उन्हें अच्छे से नहीं स्पीक कर पाते, अपनी बात को अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाते। तो इसलिए यहाँ पर सिंप्लीफाई जो स्ट्रक्चर है उनका यूज किया जाता है, यानी कि उनको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो सिंप्लिसिटी का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है कि आवर्ती, यानी कि बार बार में जिसे हम यूज करते हैं जिस स्ट्रक्चर को, तो वो होगी फ्रीक्वेंट यूज होने वाली स्ट्रक्चर। यानी फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि हम किस स्ट्रक्चर को एक दिन में कितनी बार यूज कर रहे हैं। यानी कि हमने एक दिन का एग्जाम्पल लिया, तब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा काम यूज करते हैं कि कोई हमसे पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग, और जब हम बोलते हैं नेक्स्ट में आई एम डूइंग, एंड वो जो भी काम अगर हम कर रहे हैं, मान लो कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं आई एम रीडिंग। तो और अगर हम खाना खा रहे हैं तब हम बोल देंगे आई एम ईटिंग। तो यानी कि ये एक ऐसे स्ट्रक्चर हुए जो रिपीट होते रहते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंट स्ट्रक्चर्स हुए सेंटेंसेज के, तो इन्हें हम बार बार यूज करते रहते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको ही चूज किया जाता है ताकि बच्चे आराम से सीख जाएं और किसी भी मीनिंगफुल सिचुएशन में खुद को आराम से इजीली एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट है टीचेबिलिटी, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जिन्हें पढ़ाना आसान हो, यानी टीचर को भी कोई प्रॉब्लम ना आए और बच्चों को भी समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी कि टीचेबिलिटी को भी ध्यान में रखकर हम स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो यह हम स्ट्रक्चर चूज करते हैं तो उनके जो सिलेक्ट करने के बेसिस होते हैं वो यूजफुलनेस, प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टीचेबिलिटी, ये सारे समझ में आए हैं। अब नेक्स्ट है ग्रेडेशन इन ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी कि जो ग्रेडेशन होता है इन स्ट्रक्चर का, यानी कि जब हम इन्हें ग्रेड देते हैं तब ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलता है, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ जाता है। यानी कि पहले हम इजी सिखाते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे उसे इम्प्रूव करते करते हार्ड लेवल पर लेके जाते हैं ताकि बच्चे उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सके और उन्हें यूज करना सीख सके। यानी अगर हम डायरेक्ट ही बच्चों को डिफ़िकल्ट ऐसे स्ट्रक्चर्स दे देंगे जिन्हें उनको समझने आसान ना हो, तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो डिमोलिश फील करेंगे कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो वो इंग्लिश में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जब भी हम पढ़ाते हैं तब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ
बढ़ते हैं। यानी कि पहले सिंपल यानी इजी स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स लेवल को बढ़ाते जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जटिल लेवल की चीज़ें सिखाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। एक बार हम इन्हें फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो करेक्टरिस्टिक देखे, इनमें देखा कि जो स्ट्रक्चर को हमारे जो चूज करने का यानी सेलेक्ट करने का जो बेस होता है वो होता है यूजफुलनेस, प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टीचेबिलिटी। उसके अलावा अगर ग्रेडेशन की बात करें तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्पीच पर एम्फेसाइज किया जाता है और जो लर्नर्स है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स है वो इलस्ट्रेटेड यानी एग्जाम्पल देकर समझाने होते हैं और उनका डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन भी किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स आराम से समझ सके। इससे पहले हमने डिस्कस किया था द टीचर क्रिएट मीनिंगफुल, यहाँ पर आप ये लिख लेना, ये मीनिंगफुल सिचुएशन की बात है, यानी कि ये है यहाँ पे मीनिंगफुल सिचुएशन। तो इसे ये पूरा लिख लेना, ये है मीनिंगफुल सिचुएशन। तो यहाँ पे जो टीचर है वो मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करके स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वन स्ट्रक्चर एट वन टाइम पॉलिसी, यानी कि यहाँ पर यानी कि एक स्ट्रक्चर को एक ही टाइम पर पढ़ाने वाली पॉलिसी को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट था स्ट्रक्चर्स शुड बी ग्रेडेड, यानी कि स्ट्रक्चर्स है वो ग्रेडेड होने चाहिए ताकि हम अगर कहीं पर भी जाए तो हम उसे बोल सके और लोग हमारी बात को समझ जाएं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर हम लर्निंग की बात करें तब हमारे लिए 275 स्ट्रक्चर्स लर्निंग के लिए बहुत हैं और 3000 रूट वर्ड्स हैं वो लर्निंग के लिए बहुत है। आपको इनके नंबर्स याद करने हैं क्योंकि ये नंबर्स क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं और अगर आपको याद नहीं होते तो आप 1-2 नंबर वैसे ही गवा दोगे। सो आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर, के जो स्ट्रक्चर्स है वो वर्ड ऑर्डर पर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा पढ़ा था हमने कि ये जो स्ट्रक्चर जो अप्रोच है ये डायरेक्ट मेथड का मॉडिफाइड फॉर्म है। उसके अलावा ने पढ़ा था कि इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, वो ही इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग है। कई बार एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे कि जो स्ट्रक्चर जो अप्रोच है उसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, तब हमें बताना है। जैसा इसका नाम है कि स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर अप्रोच इसका नाम है, तो इसके जो यूनिट ऑफ टीचिंग होंगे वो होंगे स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एम्फेसाइज ऑन कमांड ऑन स्ट्रक्चर की, यानी इसमें जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी कमांड पर यानी कि उनमें मास्टरी पर ध्यान दिया जाता है कि जो भी हमें स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं उस पर हम अच्छी कमांड हासिल कर ले और उसे जब चाहे तब यूज कर सके। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।